तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वायुमंडल क्या है, उसमें वायुमंडल को हमारे जो मौसम है उसको कंट्रोल करने में क्या मतलब वो हेल्प करता है, किस तरीके से काम करता है। तो उन सब में अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है कि हम बात करेंगे पवन के बारे में। पवन से आप समझते ही हो, जो वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, पवन कहलाता है, पवन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा मेन जो क्वेश्चंस है, मतलब ये आपका जो दिमाग में आपका जो चल रहा हुआ क्वेश्चन ये है कि वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती ही क्यों है। नॉर्मली हमने देखा होगा कि भाई अगर हम कई बार किसी भी जगह पे इस तरीके से कहीं इस तरीके से कपड़ा या कोई इस तरीके से कोई चीज लगाते हैं तो वहां से सारी वायु हट जाती है, वहां सारा स्पेस खाली हो जाता है। उस खाली स्पेस को भरने के लिए दूसरी जगह से वायु आती है। अगर आपने इस तरीके से नहीं देखा तो आप ऐसे समझ सकते हो, कई बार आपने बड़े टैंक पानी वगैरह में कुछ अगर इस तरीके से डालते हो तो दूर का जो वो पानी तो हट जाता है, लेकिन दूर का पानी जो है वो उस स्थान को कवर करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो ऐसा ही वायु के साथ होता है, जब एक जगह से वायु हम हटा दें तो उसके साइड वाली जो वायु है, दूर जो उसके साइड में है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी, वो वायु जो है उस खाली स्थान को कवर करने के लिए उस तरफ मूव करती है। उस तरफ मूव करेंगे, उस तरफ चलेंगी तो हम कहेंगे कि वायु चल रही है। तो हमारी जो पवन है यानी कि वायु है, उसका गमन करने का जो बेसिक रीजन है वो यही है। लेकिन वो खाली स्थान क्यों बनता है, वो खाली स्थान कैसे बनता है और वो खाली स्थान कहाँ बनता है, उस चीज के ऊपर हमें बहुत ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है, ताकि हम ये समझ सकें कि वायु कैसे चलती है या पवन क्या है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि भाई आप कई बार किसी मोमबत्ती को, अगरबत्ती को या किसी भी चीज को जब बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसका धुआं जो है वो किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। जैसे मैंने यहाँ एक अगरबत्ती जला दी है तो अगरबत्ती को जलाऊंगा तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा वो ऊपर जाता है। तो क्या बता सकते हो बच्चों कि वो ऊपर क्यों जाएगा? वो ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि जो जलने के बाद जो वो धुआं होता है या वो जो हानिकारक गैसें होती हैं, उनका तापमान जो हमारे वातावरण का तापमान है उससे ज्यादा होता है। उस तापमान ज्यादा होने के कारण वो क्या हो जाती है, वायु जो धुआं है वो हल्का हो जाता है और हल्का होने के कारण वो ऊपर की ओर उठता है। तो हमारा बेसिक रीजन जो है यही है कि जब वायु गर्म होती है, जब वायु गर्म होती है तो वह हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। अगर वो वायु ऊपर की ओर उठ गई है तो जाहिर सी बात है कि उस वायु का स्थान जो है वो क्या हो गया, खाली हो गया। उस वायु का स्थान खाली हो गया तो उसके साइड से जो वायु है वो क्या करेगी, उस स्थान को कवर करने के लिए, घेरने के लिए आएगी। तो वायु ऊपर की ओर उठती है और उसका स्थान खाली हो जाता है, खाली हो जाता है। उस खाली स्थान को भरने के लिए, उस खाली स्थान को भरने के लिए उसके आसपास की वायु
की वायु आती है, अर्थात आसपास की वायु गमन करती है। आसपास की वायु क्या करती है? गमन करती है, जिसे हम पवन कहते हैं। तो ऐसा ही होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास मेन जो बात है कि वायु का जो चलने का बेसिक रीजन है, कारण है, वो यही है। अब हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर वायु कैसे गमन करती है, या किस दिशा में गमन करती है, या पवनों की दिशा क्या है। अगर उस चीज के बारे में जानेंगे, हम पवनों की दिशा के बारे में जानना चाहेंगे, तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट छोटा सा और है हमारे पास, उसको हमें जानना पड़ेगा। तो पवनों की दिशा क्या है, इसको जानने के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी यानी धरती जो गर्म होना शुरू कर देती है, और वही प्रकाश जो सूर्य का अगर समुद्रों के ऊपर पड़ता है, पानी के ऊपर पड़ता है, तो पानी भी गर्म होता है। तो दोनों ही चीजें गर्म होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो गर्म होने की गति है वो भूमि की यानी कि मिट्टी की जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसके मुकाबले? जल के मुकाबले। यानी कि जल देरी से ही गर्म होता है और धरती जल्दी कंपैरेटिवली उससे क्या होती है? गर्म होती है। इसी प्रकार धरती ठंडी भी जल्दी होती है और पानी जो है वो देर से ठंडा होता है। यानी तापमान में परिवर्तन जो है वो मिट्टी में जल्दी आता है एज कम्पेयर टू वाटर के कंपैरिजन में। तो उससे हमें पता चलता है पवनों की दिशा क्या है। कैसे पता चलेगा? देखो मैं बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेट मान लीजिए मैंने कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये है हमारे पास, ये अर्थ है, इसके अर्थ के इस भाग में यहाँ इतने भाग में पानी है, ये पानी से भरा हुआ है, और ये जो सारा वेस्ट भाग जो रह गया है वो सारा क्या है? मिट्टी सा है, यानी कि स्थल मंडल है, ये स्थल है, और ये क्या है? जल है। तो जब सूर्य से किरणें आएगी प्रकाश की, जैसे ये सूर्य है हमारा यहाँ, इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो दोनों पे ही पड़ रही है बराबर रूप से, किस पे? स्थल पे भी और जल पे भी। लेकिन मैंने बताया था कि जल जो है वो कंपैरेटिवली देरी से क्या होगा? गर्म होगा, लेकिन पृथ्वी जो है वो देरी से, वो थोड़ी जल्दी क्या हो जाती है? गर्म। यानी पृथ्वी का तापमान, स्थल का तापमान जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की जो हवा है उसका तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर वो तापमान बढ़ गया है तो यहाँ की एयर जो है वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। यहाँ की एयर ऊपर उठेगी गर्म होकर, तो क्या होगा? जो यहाँ की पानी के ऊपर की जो एयर है उसका तापमान उसके मुकाबले कम है, और उसको फिल करने के लिए ये वायु इस दिशा में क्या करती है? गमन करती है। ये कब होता है? दिन के समय। यानी दिन के समय नॉर्मली हम देखते हैं तो दिन के समय पवनों की दिशा जल से स्थल की ओर होती है, जल से स्थल की ओर होती है। क्यों? क्योंकि स्थल जल के मुकाबले जल्दी गर्म होकर उनके ऊपर की वायु को गर्म करते हैं,
जो ऊपर उठ जाती है और उस स्थान को फिल करने के लिए, भरने के लिए समुंदर की तरफ से ठंडी हवा स्थल की ओर गति करती है, स्थल की ओर गति करती है। तो ये था भैया पवनों की दिशा के बारे में हमने जाना था। अब रात में क्या होगा? रात में देखो क्लियर सी बात है, रात में क्या होगा? फिर स्थल गर्म हो गया था बहुत ज्यादा और अब जल भी गर्म होने लग गया था, लेकिन स्थल बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो जल का जो तापमान यानी समुद्र का तापमान जो है वो स्थल के मुकाबले क्या होगा? ज्यादा होगा। अब क्या हो रहा है कि जल के ऊपर वाली जल का तापमान ज्यादा है, वो ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए वहां की वायु ऊपर उठ रही है और स्थल की वायु जो है उसको बढ़ने के लिए इस दिशा में गति कर रही है। तो रात में क्या होगा? जो पवनों की दिशा होगी वो स्थल से किसकी तरफ होगी? समुद्र की तरफ होगी। तो हम लिख सकते हैं रात में समुद्र का पानी, समुद्र का जल देरी से ठंडा होगा, लेकिन स्थल ठंडा हो जाता है, जिससे समुद्र के ऊपर की वायु ऊपर उठ जाती है और वायु स्थान भरने के लिए स्थल से जल की ओर गमन करती है, तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, ये पवनों की दिशा है जो सीधी सी बात है कि हमें जिस पर निर्भर करती है वायु के तापमान, इस पर वायु के तापमान। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेन मीन्स वर्षा। तो वर्षा के बारे में भी हम ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे आपको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या जनरल सी बात आपको बता देता हूँ कि भाई हमारे पास दिन में अगर हम देखते हैं तब जब बहुत ज्यादा तापमान होता है, यानी कि सूर्य की किरणें या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो कई बार हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं बाद बहुत गर्मी, आज तो बारिश होगी। तो बहुत गर्मी होने का कारण, जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है 1 दिन 2 दिन बाद, तो बारिश होने का एक कारण होता है। वो बारिश होने का कारण जो है वो मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे होता है। देखो हमारे पास क्या है, जनरली ये होता है सिस्टम कि जो समुद्र होता है, यानी कि जो जल के स्रोत हैं, समुद्र हैं, वहां पर अगर हम देखेंगे तो जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो क्लियर कट सी बात है, बहुत ज्यादा क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। वेपर्स यानी कि भाप बनेंगी। वो भाप जो है वो एयर्स के अंदर, वायु के अंदर क्या है? मिल जाती हैं वाष्प, यानी जल की वाष्प। किसमें मिलेंगे?
वायु में बढ़ जाएंगे, और अगर बढ़ जाएंगे तो बढ़ने के बाद जब वायु भी गर्म हो जाएगी तो वायु किधर उठेगी, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर उठेगी तो वो एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करने का मतलब ये होता है कि वो फैलेगी। जब वायु ऊपर की ओर फैलेगी तो वो ठंडी होगी। यानी कि यहां पर इसका जो वायु दाब है, वायु दाब क्या होगा, कम होगा। क्या वायु दाब कम, वायु दाब कम होने के कारण वो फैलते हैं और क्या होते हैं, ठंडी होती है। अब जाहिर सी बात, अगर वाष्प ठंडे होंगे तो किसमें बढ़ेंगे, कन्वर्ट होंगे जल के कण। किसमें ठंडे होंगे भाई, ठंडे होकर जल के कण में परिवर्तित होंगे। परिवर्तित होंगे। अब उसमें परिवर्तित हो गए तो जाहिर सी बात है उठ के जब छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कि कण बनते हैं, वो किसका निर्माण करते हैं, बादल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बादल का। तो ड्रॉपलेट ऐसा नहीं कि कभी भी बन जाएंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनेंगे। तो उसका एक मेन रीजन होता है, या तो हम कोई धूल का कण उनको ऐसा मिल जाता है कि जैसे एक धूल का कण ये मिल गया हमें, उस धूल के कण के चारों ओर एक वाष्प आया, दूसरा वाष्प आया, तीसरा वाष्प आया, तो धूल का जो कण है वो एक केंद्रक के रूप में कार्य करता है। जो धूल का कण होगा किसके रूप में कार्य करता है, केंद्र के रूप में, केंद्रक के रूप में। वो केंद्रक किसका, वो वाटर के कणों का। वाटर के कणों को इकट्ठा होने के लिए केंद्र मिल जाता है। तो धूल का कण केंद्र का कार्य करता है। इस तरीके से बादल बन जाते हैं। अब जब वो बहुत ज्यादा और भी ऊपर कहीं कम दाब, निम्न दाब के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वो वाटर की ड्रॉपलेट जो है, कण जो है, बहुत क्या हो जाएंगे, बड़ी हो जाएंगे। और बड़े होने के बाद इतने हैवी हो जाते हैं कि वहां टिक नहीं पाते। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ गिरते हैं, नीचे। और जो नीचे गिरेंगे तो किसके रूप में गिरेंगे, बारिश के रूप में। कई बार तापमान बहुत कम हो जाने के कारण, जब तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाए वायु दाब कम होने के कारण, तो उस टाइम फिर वो क्या है, जो जल के कण है वो ठंडा होने के कारण, जमने के कारण बर्फ में बदल जाते हैं, जिसको हम ओलावृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि। तो ये वर्षा बनने का कारण हमें, अगर इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, लिखने के लिए बात करते हैं, तो वर्षा कैसे होती है, हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है, वर्षा कैसे होती है। तो मैं बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको वन बाय वन। तो देखो, जब दिन में, जब गर्मी के दिनों में समुद्र का जल वाष्प में बदलना शुरू कर देता, वाष्प में बदलता है, तो ये जल वाष्प वायु के साथ मिलकर ऊपर उठते हैं, ऊपर वायु दाब कम होता है, इसलिए जल वाष्प और वायु फैलते हैं, फैलकर ये लिख लो, फैलते हैं और फैलने के कारण ठंडी हो जाती है। ठंडा होने पर जो जल वाष्प है
किसी धूल या मिट्टी के कण, किसी धूल या मिट्टी के कण के चारों ओर इकट्ठा होकर छोटे जल की बूंदों का निर्माण करते हैं। जब इन बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है तो वह बारिश के रूप में या वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। तो इस तरीके से भी वर्षा का निर्माण होता है। कई बार जब वायु दाब बहुत कम हो जाता है, तो यह जल की बूंदें ठंडी होकर बर्फ में बदल जाती है, जिसे हम ओलावृष्टि बोलते हैं। ओलावृष्टि कहते हैं। तो इस तरीके से ओलावृष्टि होती है, यह बारिश का निर्माण होता है। हमारे यहाँ भारत में हमने देखा होगा जनरली जो सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो कब आएंगी, जब वायु किसकी तरफ से आएगी, समुद्र की तरफ से। तो हमारे पास जो समुद्र की तरफ से वायु आती है तो ये नॉर्मली हमारा इंडिया का नक्शा होता है जो हमने बनाया है। कुछ भी कहो इसको, मतलब इस तरीके। तो इस तरीके से इंडिया नक्शा बनाया, यहाँ समुद्र है हमारा, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, सॉरी पश्चिम दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, और ये हमारी उत्तर दिशा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ समुद्र के चारों ओर से, यहाँ से जो समुद्र की तरफ से चलती हैं इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा। मतलब दक्षिण पश्चिम से जो आने वाली हवाएं होंगी वो क्या करती हैं, बारिश करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ नॉर्मली जब दक्षिण पश्चिम से या फिर वो टकरा के पहाड़ियों से, जो पहाड़ी से टकरा जाएंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ से टकरा के वापिस चलेंगे उत्तर पूर्व की। तो इसलिए भारत में लगभग वर्षा जो है, भारत में लगभग वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्व मानसून का मानसून से होती है। तो ये कारण है डियर फ्रेंड्स वर्षा का, और वर्षा का जो पैटर्न है उसका। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ आई होगी बहुत ज़्यादा वर्षा के बारे में। तो इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वायु प्रदूषण। तो सबसे पहले मैं बताऊं वायु प्रदूषण ही क्या है। तो वायु तो है हमारी, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कुछ अदर ऑक्साइड्स हैं वो है। लेकिन मेन बात यह है कि हम प्रदूषण कब बोलेंगे वायु में प्रदूषण हो गया है। कहता वायु में हानिकारक तत्वों का, हानिकारक गैसों या कणों का रिक्वायर्ड मात्रा यानी जरूरी मात्रा से ज्यादा बढ़ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण कहलाता है। अब बात यह है कि ये हानिकारक कण या हानिकारक गैसें कहाँ से आते हैं, अगर उसकी हम बात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले वायु प्रदूषण के कारण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण जो है पेट्रोल या डीजल जो होता है हमारा, पेट्रोल या डीजल, पेट्रोल ही लगा दो, डीजल, पेट्रोल के जलने पर, के जलने से उसमें उपस्थित नाइट्रोजन एवं सल्फर के यौगिक जो है कुछ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके के साथ जलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड बनाते हैं। जो वायुमंडल के लिए में हानिकारक है। तो सबसे पहला प्रदूषण तो देखो दोस्तों पेट्रोल के जलने से ही हुआ है। नाइट्रोजन सल्फर जो है जल के क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड्स बनाते हैं। और वो किस प्रकार प्रदूषण करते हैं, जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायु में तो प्रदूषण करते हैं, लेकिन जब या वर्षा के समय कर लो, वर्षा के समय ये नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर या जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं, जिससे वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो भी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या है, या अम्लीय वर्षा के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो यह अम्लीय वर्षा है जिसका मेन कारण जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं।
यह हमारी वर्षा बिल्डिंग्स को, रोड्स को, पत्तों को यह क्या करेगी, यह अम्लीय वर्षा फिर क्या करेगी, बिल्डिंग्स यानी कि पेड़ पौधों, वनों या जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती है। जो ताजमहल है ना दोस्तों, फ्रेंड्स, ताजमहल के संगमरमर का पीला पड़ जाना जो है, अम्लीय वर्षा के कारण है। अम्लीय वर्षा के कारण ही है। तो जो अम्लीय वर्षा थी या पेट्रोल की हानिकारक चीजें थी, उसके अलावा दूसरी चीजें जो है वो भी है हमारे पास। जैसे मैं कहूंगा कि अर्ध जले कार्बन के कण, अर्ध जले जो कार्बन के कण है वो भी वायु में क्या करते हैं, अर्ध जले कार्बन के कण, वो धुआं सा नहीं दिखाई देता, धुआं सा, मतलब कि कुछ विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर नहीं होती,